जय हिंद बच्चों, जय हिंद मित्रों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। अभिनंदन राष्ट्रभक्ति कविता है। राष्ट्रभक्ति कविता है अभिनंदन। और इसे जब पढ़ेंगे आप, सचमुच में आपके अंदर भी राष्ट्रभक्ति जाग उठेगी। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं लय में, उसके बाद इसको समझेंगे, इसका भावार्थ समझेंगे। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है। खेल खेल जिसकी गोदी के पलने में, रहा झूलता परा पैर पर खड़ा हुआ। जिसके आसमान के नीचे आंचल में मैं नटखट चंचल शिशु इतना बड़ा हुआ। जिसने मेरे लिए सहा सब कुछ, कहा न कुछ सौ बार, उसे मेरा अभिनंदन है। मेरी मातृभूमि मेरा वंदन है, इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है दुनिया में देश वृक्ष बहुत सुंदर, लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा न्यारी है। स्वर्गलोक की सुषमा सुंदरता गरिमा, एक एक कर इसके सम्मुख हारी है। हम सबकी आशाओं अभिलाषाओं का कल्प वृक्ष यह नंदन है। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है। जब तक हूँ मैं जीवित इस धरती पर, किसी तरह की आँच न इस पर आने दूंगा। बालक हूँ मैं वीर भरत का वंशज हूँ, सिंहों के मुंह फाड़ दांत दिखला दूंगा। मेरे हाथ सुरक्षित भव्य मुकुट हिमगिरी, और सुरक्षित अडिग सिंधु सिंहासन है। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है। मैं रोली से नहीं उसी के मिट्टी से तिलक लगाता हूँ मेरे अपने माथे पर। यूँ तो है मेरा नाता सब दुनिया से, पर गर्व मुझे है केवल इसके नाते पर। मैं जो कुछ हूँ सब इसका ही है, इसको ही मेरा सर्वस्व समर्पण है। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी इसके लेखक हैं। बच्चों, मैं बहुत जल्द ही आप लोगों को सभी लेखकों के जीवन पर वीडियो लेकर आऊँगा। एक लेखक के जीवन पर एक वीडियो होगा जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं, इसका भावार्थ को समझते हैं। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है। मेरी मातृभूमि कौन है? भारत माता, जिसको हम सब माता मानते हैं। और उन्हीं मातृभूमि के चलते आज हम अपने शरीर को इतना बड़ा कर पाए हैं, या फिर अपने आप को एक योद्धा, एक विद्यार्थी, एक युवा बना पाए हैं। उस मातृभूमि को वंदन है। वंदन मतलब होता है प्रणाम है, नमस्कार है। इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है। मिट्टी धूल मतलब यहाँ की जो मिट्टी और धूल है वह कैसा महक रहा है? चंदन के तरह। जरा समझिए, मेरी मातृभूमि जो है भारत माता है, उसको मेरा वंदन है, और इसकी मिट्टी महकता धूल चंदन है। इसकी मिट्टी और धूल जो है वह चंदन की तरह महक रहा है। आगे है, खेल खेल जिसकी गोदी के पलने में। जिस मातृभूमि के गोदी के पलने में खेल खेल कर रहा झूलता परा पैर पर खड़ा हुआ। इसी मातृभूमि के पलने में मैं झूलता रहा, पला बढ़ा, पैर पर खड़ा हुआ। मतलब कि याद कीजिए, कोई छोटा बच्चा होता है जो कि झूल रहा है, वह झूला कहाँ लगा होता है? कहीं ना कहीं घर में लगा होता है, या पैरों पे लगा होता है, या अधिकतर तो आजकल नए नए झूले आ गए हैं बच्चों के लिए। उस झूला में एक दिन
आप भी हम भी झूले होंगे। वह झूला कहाँ था? मातृभूमि के ही गोद में था। और इसी मातृभूमि के ऊपर में हम लोग पलते रहे, बढ़ते रहे, पैर पर खड़े हुए। जब छोटे से जब पले, थोड़ा बढ़े, तब पैर पे खड़े हुए, दौड़ने लगे। जिसके आसमान के नीचे आंचल में मैं नटखट चंचल शिशु इतना बड़ा हुआ। इस मातृभूमि के ऊपर जो आसमान है, उसी आसमान के नीचे माँ के आंचल में मैं नटखट चंचल, छोटे बच्चे देखते हैं कितना नटखट होते हैं, एकदम तुरंत इधर तुरंत उधर, छटपट कटर पटर करते रहते हैं बच्चे। आप लोग भी करते थे। और छोटे बच्चे तो हर किसी के घर के आसपास है, घर में है, खटपट करते रहता है, कितना चंचल होता है। तो उस तरह चंचल नटखट बच्चा भी जो है इतना बड़ा हुआ। जिसने मेरे लिए सहा सब, कहा न कुछ, 100 बार उसे मेरा अभिनंदन है। इतना कुछ हम लोग नटखट किए, नटखटपन किए, खेले कूदे इस मातृभूमि पर, लेकिन मातृभूमि आज तक हमें कुछ नहीं कहा। इसलिए 100 बार मातृभूमि का अभिनंदन है, नमन है, प्रणाम है। दुनिया में देश वृक्ष बहुत सुंदर, लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा न्यारी है। दुनिया में बहुत सारे वृक्ष हैं, बहुत सुंदर है, लेकिन मेरी मातृभूमि का जो शोभा है, जो छाया है, वह बहुत ही न्यारी है। देखिए बच्चों, दुनिया में देश वृक्ष बहुत सुंदर, लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा न्यारी है। स्वर्ग की सुषमा सुंदरता गरिमा, एक एक कर इसके सम्मुख हारी है। देश बहुत सारे हैं दुनिया में, मतलब देश रूपी वृक्ष जो है दुनिया में बहुत सारे हैं, बहुत सुंदर सुंदर देश भी है, लेकिन मेरी मातृभूमि की जो शोभा है वह बहुत न्यारी है। न्यारी मतलब बहुत ही अनोखी है, बहुत ही प्यारी है। स्वर्ग लोक की सुषमा सुंदरता गरिमा, मतलब स्वर्ग लोक की जो सुंदरता है, शोभा है, गौरव है। गरिमा मतलब होता है गौरव। वह एक एक कर इसके सम्मुख हारी है। वह सभी स्वर्गलोक की सुंदरताएं हमारे मातृभूमि के सामने हार गई है, क्योंकि हमारे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक इतनी अधिक सुंदरताएं हैं और इतना अधिक संसाधन है जो कि स्वर्गलोक भी फीका पड़ता है। हम सब की आशाओं अभिलाषाओं का कल्प वृक्ष यह नंदन कानन है। हम सभी देशवासी के आशा अभिलाषा का जो यह कल्प वृक्ष है, नंदन कानन है। मतलब कि कल्प वृक्ष उसे कहते हैं जिसके सामने आने से उसके नज़दीक खड़ा होकर कुछ भी इच्छा प्रकट करने से वह इच्छा पूर्ति हो जाती है। उसी को कल्प वृक्ष कहते हैं, कल्पतरु कहते हैं, और कानन कहते हैं वन को। तो यह जो हमारा हम सबों के आशाओं अभिलाषाओं का जो कल्प वृक्ष है यह और वन है, यह जो देश भर में जो देश जो हमारे हैं उस देश के हम सब की आशाओं अभिलाषाओं का कल्प वृक्ष यह नंदन कानन है। यानी कि हम सभी के आशा अभिलाषा, आशा मतलब कि इच्छा, अभिलाषा इच्छा जो होती है, इच्छा को हम लोग अभिलाषा बोलते हैं। ये सब जो है हमारे देश में पूर्ति होती है, यह इस वन में पूर्ति होती है ना। यह इतनी सुंदर हमारी देश है, हमारी मातृभूमि है, उनको बार बार नमन है, वंदन है। और इसकी जो मिट्टी है उसको हम लोग चंदन के रूप में मानते हैं। जब तक हूँ मैं जीवित इस धरती पर, किसी तरह की आँच ना इस पर आने दूंगा। बालक हूँ मैं, वीर भरत वंशज हूँ, भरत का वंशज हूँ, सिंहों के मुँह फाड़ दांत दिखला दूंगा। जब तक मैं जीवित हूँ, कहते हैं कभी बच्चे कहते हैं, कभी जो है बच्चों के लिए कहे हैं, बच्चे क्या कहते हैं कि जब तक मैं जीवित हूँ, हम लोग यही कहेंगे, जब तक मैं जीवित हूँ इस धरती पर किसी तरह की आँच नहीं आने दूंगा। बालक हूँ मैं, वीर हूँ, बालक हूँ मैं, वीर,
यहाँ के हर एक एक बच्चे जो है वीर हैं, भरत के वंशज हैं। भरत जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, वही भरत, उनका ही हम लोग वंशज हैं। सिंहों के मुंह फाड़ दांत दिखला दूंगा। अगर कोई भी संकट आएगा तो सिंह के तरह मैं दांत, है ना, मुंह को फाड़ कर दांत दिखला दूंगा। मतलब मैं सिंह के तरह दहाड़ दूंगा उस दुश्मनों पर, अगर कोई भी इस देश पर आंख उठाकर देखेगा। मेरे हाथ सुरक्षित भव्य मुकुट हिमगिरी और सुरक्षित अडिग सिंधु सिंहासन है। मेरे हाथ जो है सुरक्षित है, भव्य मुकुट, हमारा हाथ सुरक्षित है। और भव्य मतलब होता है कि विशाल पर्वत के रूप में जो हिमगिरी है ना, पर्वत मतलब हिमगिरी मतलब पर्वत है, ठीक है। पर्वत जो है हमारे मुकुट के रूप में जो है, और सुरक्षित अडिग सिंधु सिंहासन है। वह जो है माँ का सिंहासन है, सिंधु का सिंहासन है। और वह अडिग है जो दुश्मनों को भी इधर ताकने झांकने नहीं देती है। मैं रोली से नहीं उसी की मिट्टी से तिलक लगाता हूँ अपने माथे पर। मैं रोली से नहीं, माँ के जो चरणों का धूल है, मिट्टी है, उसी का मैं तिलक लगाता हूँ अपने माथे पर। यूँ तो है मेरा नाता सब दुनिया से, गर्व मुझे है केवल इसके नाते पर। यूँ तो हमारा नाता पूरी दुनिया से है, लेकिन हमारी जो मातृभूमि, जो भरत के वंशज हैं हम, इस नाता पर हमें बहुत गर्व है। हम इस मातृभूमि के जो पुत्र हैं, इस पर हमें बहुत गर्व है। कवि कहते हैं, मैं जो कुछ हूँ सब इसका ही है, सबको इसको ही मेरा सर्वस्व समर्पण है। मैं जो कुछ भी हूँ सब इसका ही है, और सर्वस्व मतलब मेरा सब कुछ इन्हीं को समर्पण है, माँ को ही समर्पण है। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। अब शब्दार्थ भी आप लोग याद कर लिए होंगे, नहीं याद किए हैं तो एक बार देख लीजिए। इस शब्दार्थ को आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए अपने कॉपी में जो है, जो बच्चे नहीं लिखे हैं लिख लेंगे, और वीडियो को रोक कर लिख लेंगे इसे, ताकि कविता आप खुद भी समझ सकते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर आते हैं। आप लोगों ने अभी कविता को समझा, इसको समझने के बाद प्रश्न उत्तर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। बच्चों, कवि किसे प्रणाम कर रहा है? तो उत्तर होगा ग नंबर, कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहा है। कवि ने अपने आप को किसका वंशज कह रहा है? कवि अपने आप को भरत का वंशज कह रहा है ना। कवि ने देश की मिट्टी को बताया है, क्या बताया है? चंदन। कवि ने देश की मिट्टी को चंदन बताया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ख नंबर, आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों इतना लिखना संभव नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। पहले इसको समझिए कि क्या लिखा हुआ है ना। है दुनिया में देश वृक्ष बहुत सुंदर, लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा न्यारी है। स्वर्गलोक की सुषमा सुंदरता गरिमा एक एक कर इसके सम्मुख हारी है। इसका मतलब हुआ कि दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर देश हैं, लेकिन हमारे देश के सामने स्वर्गलोक की शोभा भी फीका पड़ जाती है। हमारे देश के सामने जो है स्वर्गलोक की शोभा भी फीकी पड़ जाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, इसका जो आशय है वह है, दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर देश है, लेकिन हमारे देश के सामने, मातृभूमि के सामने स्वर्गलोक का भी शोभा फीका पड़ जाता है। यही इसका आशय हुआ। चलिए गौ नंबर आते हैं। गौ में क्या है? पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। पद्यांश को पढ़ना है, यहाँ पे जो पद है इसका अंश को पढ़ना है, और जो उत्तर 3 प्रश्न है उसका उत्तर लिखना है। जब तक हूँ मैं जीवित इस धरती पर, किसी तरह की आँच न इस पर आने दूंगा। बालक हूँ मैं, वीर भरत का वंशज हूँ, सिंहों के मुंह फाड़ दांत दिखला दूंगा। मेरे हाथ सुरक्षित भव्य मुकुट हिमगिरी और सुरक्षित अडिग सिंधु सिंहासन है। इसका
इसमें ये जो इस जो पद्यांश है इसको आप लोग पीछे समझ ही लिए हैं, वीडियो में समझाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम लॉस नहीं करना है। आप लोग प्रश्न पे आइए। कभी किस पर आँच ना आने देगा? तो भारत की भूमि पर। 1 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर होगा कभी जो है भारत की भूमि पर आँच ना आने देगा। ठीक है, आप लोग इसको लिखिएगा पूरा, कभी भारत की भूमि पर आँच ना आने देगा। दूसरा प्रश्न है, कवि ने अपने आप को भरत का वंशज क्यों कहा है? कवि अपने आप को भरत का वंशज क्यों कहा है? क्योंकि भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारत हुआ, इसलिए कवि अपने आप को भरत का वंशज कहे हैं। कवि ने किसे मुकुट कहा है? कवि ने हिमगिरी को मुकुट कहा है, यानी कि जो पर्वत है हमारे देश के माथे पर, यानी कि जम्मू कश्मीर की तरफ में उत्तर तरफ हमारे देश के उत्तर छोर में पर्वत है, एक तरह से हम लोग उसको माथा मानते हैं। अब आगे आते हैं घ नंबर में। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कवि ने मातृभूमि की तुलना किस वृक्ष से की है? बच्चों आप लोग जो है रोक रोक करके प्रश्न का उत्तर बना लीजिएगा, ठीक है बच्चों। फिर इसके लिए दूसरा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत वीडियो बनाना पड़ता है, अभी समय की बहुत कमी है। चलिए, कवि ने मातृभूमि की तुलना किस वृक्ष से की है? तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। आप लोग ऐसे लिखेंगे, कवि ने मातृभूमि की तुलना कल्प वृक्ष से की है। इतना लंबा उत्तर बनाना है, उत्तर जितना लंबा हो उतना अच्छा है, क्योंकि एक तो छोटा उत्तर है ही, 1-2 शब्द में दे देंगे तो सुंदर नहीं होगा। सुंदर बनाने के लिए थोड़ा सा एक वाक्य में बनाना है, 1-2 शब्द में नहीं लिखना है। दूसरा प्रश्न है, कल्पतरु से क्या आशय है? तो इसका उत्तर होगा, कल्पतरु का मतलब कल्प वृक्ष होता है। हो गया उत्तर। आशय मतलब उसका मतलब होता है, आशय का वही हुआ। अब तीसरा प्रश्न है, कवि को किस नाते पर गर्व है? तो कवि को भारत की जो भूमि है वह हमारी मातृभूमि है, उस पर गर्व है। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि कवि को भरत के वंशज होने पर गर्व है। या आप लिख सकते हैं, कवि को अपने मातृभूमि के पुत्र होने पर गर्व है। हो गया। किस तरीके से आप लिख सकते, 2-3 ऑप्शन में दे दिया आपको। 4 नंबर, कवि किस किस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहता है ना? कवि किस पर नहीं, किस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहता है? तो कवि अपने मातृभूमि पर अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहता है। हो गया उत्तर। अब आते हैं भाषा ज्ञान में। भाषा ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग बहुत बच्चे बना भी लिए होंगे बिना सजेशन का, चूँकि आप लोग बहुत होशियार हैं। चलिए अब देखते हैं, पहला क्या है? भव्य। भव्य क्या है? हिमालय भव्य दिखता है। सबसे पहले तो क्या है, वाक्य में प्रयोग कीजिए, है ना? इसको जो है प्रश्न को समझिए, वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है? ये जो है वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो भव्य है तो आप भव्य का वाक्य बना सकते हैं, हिमालय भव्य दिखता है। हो गया। गरिमा का वाक्य बनाइए, गरिमा शब्द का प्रयोग करते हुए। हिमगिरी हमारे देश की गरिमा है। समर्पण, हमें देश के प्रति समर्पण की भावना रखनी चाहिए। अंतिम है सर्वस्व, हमें देश के प्रति सर्वस्व लौटाना पड़ेगा, तब देश अभी भी देश पूर्णतः आज़ाद नहीं हुआ है बच्चों। चलिए 6 में आते हैं, पर्यायवाची शब्द। तो वंदन का मतलब हर शब्द का 2-2 पर्यायवाची लिखना है। वंदन का 2 होगा, प्रमाण, प्रणाम, नमन। वन है, कानन जो है उसको हम लोग वन भी कहते हैं, जंगल भी कहते हैं। हाथ है, हस्त कहेंगे, हथेली कहेंगे। हिमगिरी है, उसको हम लोग हिमालय भी कहेंगे, पर्वत भी कहेंगे। वीर 5वां में यहाँ पर है ना, वीर है, हम लोग बहादुर भी कहते हैं, साहसी भी कहते हैं, साहसी। 6ठा में दुनिया है, दुनिया को संसार भी कहते हैं और जगत भी कहते हैं। आसमान है, इसको आकाश भी कहते हैं, नभ भी कहते हैं। वृक्ष है, पेड़ भी कहते हैं और विशाल वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक आप खोज लीजिएगा। ठीक है बच्चों,
अंतिम जो वृक्ष है, वृक्ष का मैं एक बोल रहा हूँ, पेड़। अगला क्या होगा आप खोजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, अनुस्वार व अनुनासिक शब्द लगाकर शब्द को पूरा कीजिए। आप लोग अपने दिमाग से इसमें लगाइएगा बच्चों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आंचल में जो है चंद्र बिंदु लगेगा, आँच में चंद्र बिंदु लगेगा, दूंगा में चंद्र बिंदु लगेगा, सिंधु में जो है अनुस्वर लगेगा, चंचल में अनुस्वर लगेगा, वदन में अनुस्वर लगेगा, वंदन में अनुस्वर लगेगा, मुंह में चंद्र बिंदु लगेगा, सिंहासन में अनुस्वर लगेगा। इस तरीके से किसी में अनुस्वर किसी में चंद्र बिंदु लगाकर आप शब्द को पूरा कर लीजिएगा बच्चों। चलिए अब जो है सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, देशभक्ति से संबंधित कुछ कविताओं का संकलन कीजिए। बच्चों आप लोगों को देशभक्ति से जुड़ा हुआ कविताओं का संकलन करना चाहिए। आप अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहते हैं संक्षेप में बताइए। बहुत अच्छी बात है, हर बच्चों के मन में होता है, हर लोगों के मन में होता है कि मैं देश के लिए कुछ ना कुछ करूँगा। जो भी करने का मन में है अपने कॉपी में लिखिए और लिखकर मुझे भेज दीजिए। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत। अब बच्चों जाते जाते मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को दूसरे बच्चों के पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि यह वीडियो जो है एक कविता है का विश्लेषण है, प्रश्न उत्तर है, जो कि जो बच्चे आपके क्लास में नहीं पढ़ते हैं उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा। और अपने अगल बगल में लोगों का मोबाइल लेकर सब्सक्राइब कर दीजिए पूर्णिया पब्लिक स्कूल के चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।